हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का 2010 का, 2011 का, 2012 का, ठीक है, 2013 का, 2015 का, 2016 का और 2017 का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे प्रकार के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में हर साल जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करते हैं। तो आज हम लोग जो 2010 से लेकर के जो 2017 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। यदि आप इस बार 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेनेशन के साथ और इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेगा वह सारे के सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझाते हुए आप लोग को हम बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना अभी फिलहाल 2010 का करेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ये मार्क भी करते रहिएगा कि कौन से ईयर का हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ये 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज इम्पोर्टेंट करके बहुत ही वीवीआई तौर पर इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 1 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि धनायन के परमाणु संख्या से विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से और चौथा करे धनायन के वेग से। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, क्योंकि देखिए जो फैराडे का दूसरा नियम है ये कहता है कि देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, यानी अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा में क्या किया जाए, विद्युत धारा आई प्रवाहित किया जाए समान समय में, ठीक है। यानी तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है W, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होती है, वो होती है तुल्यांकी भार के, यानी इसको आप तुल्यांकी भार बोलिएगा, ठीक है। नहीं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तुल्यांकी भार का होता है, ठीक है। जैसा कि इसको हम लोग ना समतुल्य भार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। और यहाँ पर जो होता है डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस W, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, समतुल्य भार, जिसको हम लोग ई से भी सूचित करते हैं, इसको तुल्यांकी भार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में कौन एक पंक्ति संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, ठीक है। देखिए संक्रमण श्रेणी हम लोग का ना 3 होता है, देखिए मेन 3 होता है, एक होता है 3D, 4D और एक क्या होता है 5D, ठीक है, और एक 6D भी होता है, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछेगा ना कि संक्रमण श्रेणी कितना होता है, ठीक है। तब मेन में होता है 3, 3D, 4D और क्या होता है 5D, ठीक है। और एक होता है 6D जिसमें ना तत्वों को निश्चित तौर पर रखा नहीं गया है, ठीक है। तो हम लोग का जो संक्रमण श्रेणी है ये सारे के सारे जो तत्व दिए वो 3D के दिए, ठीक है। तो 3D का एक ट्रिक होता है, आप लोग को हम बता देते, देखिए इसको लिख भी रहे ना, जैसे होता है ना सचिन, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिखे ना, साइंस टीचर, ठीक है, बिनता क्रोमन, देखिए ये हम ट्रिक के आधार पर लिख रहे हैं ना, साइंस टीचर बिनता क्रोमन फैकोनी, ठीक है, कजन, ये देखिए हम लिख दिए ना। ट्रिक क्या होता है, ये 3D का ट्रिक है ना, ये 3D संक्रमण तत्व जितने 3D में आते हैं वो सारे हैं, ठीक है। इसका होता है साइंस टीचर बिनता क्रोमन फेकोनी कजन, ठीक है। ये सारे के सारे तत्व आ गए। अब इनमें से कौन सा तत्व नहीं, तो देखिए इसमें से कह रहा है कि लोहा है, ठीक है,
क्रोमियम, देखिए क्रोमियम यहाँ पर है तो ये भी हो गया। ऑप्शन सी में करें मैग्नीशियम, देखिए इसमें मैग्नीशियम कहीं नहीं आता है, ठीक है, मैग्नीज आता है, मैग्नीशियम नहीं आता है। निकेल है तो निकेल इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा हम लोग का, मैग्नीशियम। ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं, वो कौन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि देखिए कॉपर पाइराइट्स का सूत्र है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि कॉपर पाइराइट्स का ही पूछेगा, ऐसे कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है CuFeH2, ऑप्शन जो बी है वही होता है, ठीक है, CuFeH2। देखिए कॉपर पाइराइट्स का पूछा है, इससे संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं। जैसे देखिए एल्युमिनियम का पूछेगा तो मेन में एल्युमिनियम का इसको बताइएगा बॉक्साइट, ठीक है, हम आप लोग को एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, ठीक है। लोहा का पूछेगा तो आप बता सकते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हैं। अब मान लीजिए अगर जिंक का पूछ देगा तो क्या बताइएगा, जिंक ब्लेड बताइएगा, कैलामान बताइएगा और क्या बताइएगा, जिंकाइट बताइएगा, ठीक है। उसी तरह से मान के चलिए आगे क्वेश्चन अगर पढ़िएगा ना तो लेड का पूछता है, ठीक है, तो लेड का क्या होता है, गैलेन, जिसका सूत्र होता है PbS, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं अयस्क से संबंधित सूत्र, हम आप लोग को एक टेबल में बता देंगे। अभी फिलहाल कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछा है तो कौन सा होगा, CuFeH2 होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, ठीक है। देखिए अणुसंघ के गुणधर्म 4 होते हैं, ठीक है। देखिए पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये जो दिया गया ऑप्शन से ना, ये पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन होता है ना। तीसरा होता है हम लोग का हिमांक का अवनमन, तीसरा क्या होता है, हिमांक का अवनमन, आप लोग सुनते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा, ठीक है। और चौथा होता है हम लोग का परासरण दाब, क्या होता है, परासरण दाब। तो ये 4 अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं ना, जैसा कि आप लोग ना प्रीवियस ईयर के 2009 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे कि अणुसंघ के गुणधर्म कितने होते हैं, तो मैं बताइएगा कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और चारों के नाम भी बता दिए। तो चलिए इनमें से कौन सा हम लोग का हो जाएगा, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, ठीक है, नहीं है की बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना देख लेंगे कि एक कह रहे हैं कि हिमांक का अवनमन है, ठीक है, वाष्प का अपेक्षिक अवनमन ये भी है, क्वथनांक का उन्नयन ये भी है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 3 इसमें दिया है और चौथा अणुसंघ के गुणधर्म में क्या हो जाएगा, परासरण दाब, क्या हो जाएगा, परासरण दाब। तो ये चारों लिख लीजिएगा ना, 3 गो ये है और एक ये, 4 गो क्या होते हैं, अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं, ठीक है। और कौन नहीं होता है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं ना 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन अगर 4 अन्य ग्रुप से क्या होता है, जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए A और B, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कार्बन को ना Y से, X से, B से और A से, यानी ABXY से जोड़ दिए, तो देखिए कार्बन से जुड़ा चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जो कार्बन से जुड़ा ग्रुप अलग अलग होता है उसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो कोई अगर एक लाइन में भी पूछ देगा कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, तो बोल दीजिएगा कि कार्बन से अगर भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़ा था, यानी चारों ग्रुप जुड़ा भिन्न भिन्न हो, तो उस कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। और इसको कार्बन स्टार से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। तो कायरल कार्बन आप जान गए। अब देखिए ये ग्लूकोज में कितने होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर्स को आप लोग समझिएगा, ठीक। देखिए ग्लूकोज का हम चित्र बना दिए हैं और इसमें हम लोग को बताना है कि कायरल कार्बन कितने हैं। देखिए तो यहाँ पर ऊपर वाला जो चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, यानी नीचे वाले कार्बन को छोड़ दीजिए और ऊपर वाले कार्बन को, दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है। बीच में जो ये कार्बन आप देखिए, एक कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा है, ये एक ग्रुप हो गया, ये भी हो गया 2 और ये भी हो गया 3 और ये पूरा का पूरा एक ये हो गया 4, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, तो ये क्या हुआ, पहला कायरल कार्बन, ठीक है। उसी प्रकार से ये दूसरा कायरल कार्बन हो जाएगा, उसी प्रकार से ये तीसरा कायरल कार्बन हो जाएगा और उसी प्रकार से ये चौथा कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज में टोटल कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? देखिए CHI3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली एंटीसेप्टिक में यूज होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जैसे मान के चलिए घाव हो गया, ठीक है, और घाव में जो कीटाणु जीवाणु आ रहे हैं उनको ये रोकथाम करने के लिए क्या करता है? यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिए गए कि आयोडोफॉर्म क्रिया का कारण होता है आयोडीन मुक्त होकर निकलना। एक मिनट, ये आयोडीन मुक्त होकर निकलना होता है, या फिर आंशिक आयोडीन और आंशिक आयोडोफॉर्म होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका मुख्य कारण होता है ना आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ठीक है। देखिए एंटीसेप्टिक क्रिया में ना जैसे ही हम लोग आयोडोफॉर्म को क्या करते हैं, जैसे ही क्रिया कराते हैं तो उससे क्या होता है आयोडोफॉर्म मुक्त होकर आयोडीन मुक्त होकर क्या करता है? निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7। कह रहा है कि ग्लिसरॉल है एक, ठीक है। देखिए प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कैसे होता है? तो देखिए इसका हम लोग जैसे ही डायग्राम बनाएंगे पता चल जाएगा कि ये होता है, ठीक है। जैसे देखिए CH2CH और यहाँ पर लिखेगा CH2, ठीक है। अब देखिए ये OH1, ये OH2 और ये OH3, ठीक है। यानी देखिए ये जो 3 OH होता है ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का क्या करता है? निर्माण करता है। ये जो सूत्र है ये किसका है? ग्लिसरॉल का है, ठीक है, जिसमें कितने OH हैं? 3 OH है, ठीक है। और यही क्या करते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना। देखो इसको ग्लिसरीन भी कह सकते हैं आप लोग ना, जो ग्लिसरॉल दिया है इसको आप लोग ग्लिसरीन भी कह सकते हैं अलग नामों से। तो 3 OH से जुड़ा है इसलिए ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए POP बंध की संख्या कितनी होती है इसको हम लोग ना पहले इसका डायग्राम बनाएंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि POP बंध की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि POP बंध की संख्या कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग ना चित्र बना लिए, ठीक ना। ये इसमें पूछ रहा था कि जो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक होता है POP कितने बॉन्ड होते हैं, ठीक है। POP के कितने बॉन्ड होते हैं। तो देखिए चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक का हम लोग ना डायग्राम बना रखे हैं। ये डायग्राम को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखने के बाद चलिए हम इसको बताते हैं कि इसमें कितने POP हैं, ठीक है। देखिए गिनिए, एक POP एक हुआ, ठीक है। फिर गिनिए POP कितना हुआ? 2 हुआ। फिर गिनिए POP कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें POP बंध की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग का है अस्मेल्टिंग में, ठीक है, अस्मेल्टिंग में धातु के किस ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए अस्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग ना कार्बन तत्व का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन तत्व का। जैसे देखिए अगर कोई धातु, ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जैसे मान के चलिए हम लोग का ना जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कार्बन का अपचयन कराते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या होता है? ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व कर लेता है और जिंक धातु क्या होता है? बाहर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर CO, ठीक है, कार्बन के साथ ये CO क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और जिंक धातु अलग हो जाएगा। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग कार्बन तत्व का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसका है निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है, ठीक है। देखिए बहुलक को 2 कैटेगरी में तोड़ा गया है, ठीक है। एक योगशील बहुलक, कौन सा बहुलक? योगशील, ठीक है। और दूसरा होता है संघनक, कौन सा होता है? संघनक। तो इसमें से पूछा है कि संघनक बहुलक नहीं है ना। तो देखिए बहुत सारा इसका ना कैटेगरी हम किए हैं कि कौन कौन से ना योगशील बहुलक है और कौन कौन से क्या है? संघनक बहुलक है ना। तो बहुत सारे कैटेगरी किए हैं जिसमें से हम आप लोग को ना कभी उसका भी वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से योगशील में आते हैं और कौन कौन से क्या होते हैं? संघनक में
आते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम बताते हैं कि देखिए ग्लिप्टल जो होता है ये संघनक बहुलक होता है। ठीक है, नायलॉन 6,6 भी क्या होता है, संघनक बहुलक में आता है। लेकिन जो ये पीटीएफई है इसको हम लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, ये टेफ्लॉन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग ना इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है। पीटीएफई का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं, जो कि ये क्या है, योगशील बहुलक है, संघनन बहुलक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डेक्रोन भी क्या होता है, ये संघनक बहुलक ही होता है, तो हम लोग का इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो 2010 का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कर लिए। ठीक है, तो एक बार इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए और इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो इस बार का जो 2026 में एग्जाम देना है इससे आप लोग का रिजल्ट अच्छा से बन पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2011 के क्वेश्चंस बैंक पर। ठीक है, हम पिछले वीडियो में 2009 का बना चुके हैं। ठीक है, और अभी 2010 का बनाए हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग 2011 पर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 2011 के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए और हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसके 1 पर। तो चलिए 2010 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था वो हम लोग का हो गया ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक है, आप लोग को फिर से एक बार बता देते हैं कि देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, चाहे 9 का है, चाहे 10 का है, चाहे 11, 12 जो भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार रिपीटेड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए 2011 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस पर हम लोग आते हैं। देखिए कह रहे कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, घोल का मतलब बिलियन में, 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। ठीक है, तो देखिए ये बिलियन हो गया और ये क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, तो विलायक अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको घटा देंगे 34.2 को तो 200 आ जाएगा। ठीक है, विलायक की मात्रा कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, तो पहले ही से हम लोग को ना ये चीज़ें जानकारी चला गया कि बिलियन इतना दिया है, विलय इतना दिया है, तो विलायक कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा, देखिए मोलल सांद्रण कहने का मतलब ये पूछ रहा है मोललता, क्या पूछ रहा है, मोललता। ठीक है, तो मोललता के लिए हम लोग का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं कि m बराबर होता है A1 गुणे कितना, 1000। ठीक है, अब बटा में होता है W1 गुणे W2। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम दे रखे हैं एकदम विस्तारी रूप से, आप लोग इसको समझिएगा। देखिए दिया गया था कि चीनी के घोल का जो द्रव्यमान था वो कितना था, ये 234.2 ग्राम। चीनी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 34.2 ग्राम। तो देखिए ये बिलियन हो गया और ये विलय हो गया, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 234.2 माइनस 34.2 घटा देंगे तो ये इसका कितना आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या हम लोगों से पूछा था उसका, आप लोग को जानते हैं कि इसका घोल का मोलल सांद्रण पूछा है। ठीक है, तो देखिए घोल का मोलल सांद्रण हम लोग कैसे बताएंगे, आप लोग जानते हैं, तो इसको सबसे पहले समझ लीजिए ना, जो जो हम लोग को चाहिए सूत्र में हम लोग को क्या क्या चाहिए हम आप लोग को बता देते हैं सूत्र के द्वारा। देखिए घोल का मोलल सांद्रण का मतलब होता है मोललता, तो ये होता है A गुणे 1000 बटा में W1 गुणे W2। अब आप लोग को बताते हैं कि क्या है, A है दिया हुआ द्रव्यमान विलय का, W1 है विलय का आणविक द्रव्यमान, जैसा कि देखिए ये W1 निकाल चुके हैं चीनी का 342 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, और ये W2 आ गया विलय का जो कि कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, अब देखिए इन सारे मानों को ना इसमें रख दीजिए, आ जाएगा आंसर हम लोग का। ए का मान 34.2, 1000 हो गया, ये W1 का 342 और ये क्या होगा, 200। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव हटाइएगा तो क्या कीजिएगा, बटा में 10, ये सारे चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1/2 और 1/2 आएगा तो फिर आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मोल पर केजी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये जो कंपाउंड हम लोग का दिया है इसमें से कौन सा कैटलिस्ट ले X के जगह पर जिससे ये कंपाउंड हम लोग का तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बता दें कि ये जो कंपाउंड हम लोग को दिया है
इसके हिसाब से हम लोग का जो उत्प्रेरक होगा, कैटलिस्ट होगा, ये होगा ना सोडियम सल्फाइड यानी Na2S होगा, और नहीं तो अमोनियम सल्फाइड होगा NH4 2S ना। यही क्या करता है, इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड आप लोग को देता है ना क्वेश्चंस, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक हम दे रखे हैं ये और एक दे रखे हैं ये। ठीक है, देखिए इसमें जो हम लोग का उत्प्रेरक है Na2S है या फिर अमोनियम सल्फाइड है, और इसमें क्या है SN/HCl है। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर आप लोग देख लीजिए, ताकि ऑप्शन कभी गलत मत कीजिएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर की बात है। ठीक है, देखिए NO2 अगर हेड पॉइंट पर हो और ये मेटा पॉइंट पर भी हो, ठीक है, तो इसके द्वारा बनता है ये वाला कंपाउंड, और इसमें कौन उत्प्रेरक काम करता है, सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये दे दे, केवल नाइट्रोबेंजीन दे दे, और इससे हम लोग का क्या बन रहा है, एनिलीन बन रहा है। ठीक है, एनिलीन बन रहा है, तो ये किस उत्प्रेरक की वजह से बनता है, SN/HCl। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग से ना, ये अलग से बताएं। तो हम लोग का क्वेश्चन पूछा तो ये वाला, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, Na2S या फिर NH4 का होल ट्वाइस एस। ठीक है, ये ऑप्शन है सी में, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। ठीक है, FeCN6 में Fe का प्रसंकरण जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो प्रसंकरण निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर निकलता है। किस पर निकलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अब देखिए ये जो लिगेंड है CN, आप लोग को बता दें कि देखिए ये काउंटर एटम कहलाता है, ये केंद्रीय परमाणु कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंड पर ही क्या होता है, प्रसंकरण निकलता है। ठीक है, तो देखिए जितना ये लिगेंड होते हैं, ठीक है, वहीं उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, और वह लिगेंड किस में होना चाहिए, मोनोडेंटेड में। मोनोडेंटेड का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, दे सके। ठीक है, दाता के रूप में। और कुछ कुछ होते हैं बाइडेंटेड, जैसे मान लीजिए एन हो गया, बाइडेंट होगा, एगो होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दूगो होगा, दूगो होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गो हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्जिलेटिव होता है C2O4, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। आप लोग दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना, कौन बाइडेंटेड है। अब देखिए इसका भी क्या होता है कि अगर ये दूगो रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 से क्या होता है, गुणा किया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो बाइडेंटेड में 2 से गुणा किया जाता है, और यही 2 बाइडेंटेड मेन है, बाकी जनरली क्या होता है, मोनोडेंटेड होते हैं। ठीक है, उसी से प्रसंकरण निकलता है। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है। ठीक है, कितना है, 6। तो 6 के लिए क्या होगा, एगो एस का होगा, पी का 3 गो होता है, और डी का कितना हो गया, 4, ये हो जाएगा 2, 4 2 कितना हो गया, 6। तो ये sp3d2 होगा, और नहीं तो देखिए इस प्रकार से लेगा D2sp3। ठीक है, या तो डी पहले आएगा नहीं तो डी बाद में। तो चलिए इन दोनों में कंफ्यूजन है कि हम लोग का कौन सा प्रसंकरण होगा, तो आप लोग को बताते हैं। देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो प्रसंकरण होता है, उसमें डी वाला जो होता है वो क्या होता है, पहले होता है। डी वाला जो होता है वो क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें D2sp3 हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, D2sp3। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर वहीं वीक लिगेंड होता तो इसका आंसर क्या हो जाता है, sp3d2। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, D2sp3। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश द्वारा अभिक्रिया होती है तो कौन सी कोटि होती है। ठीक है, तो देखिए जो भी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है वो शून्य कोटि का होता है। कौन सा कोटि का होता है, शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि देखिए ज्विटर आयन 2 चीज़ें बनाते हैं, एक एमीन बनाता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी देखिए जिस कंपाउंड में ये दोनों उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्विटर आयन कहलाते हैं। तो देख लीजिए किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें COOH है लेकिन NH2 नहीं है, इसमें NH2 है तो COOH नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए COOH भी है और यहाँ पर NH2 भी है। ठीक है, तो ज्विटर आयन कौन बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का
जटिल यौगिक COC2O4 के होल ट्वाइस और NH3 के होल ट्वाइस के कितने संभव समायवी होंगे। ठीक है, कितने संभव समायवी होंगे, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि चार होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ना हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जटिल यौगिक COC2O4 का होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस के कितने संभव समायवी है ये बताएं। देखिए जब हम लोग करेंगे ना, ये CO हो गया और ये OX का मतलब ना C2O4 है। ठीक है, जिसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं और सिंबल OX देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये होल ट्वाइस हो गया और NH3 का क्या हो गया, होल ट्वाइस हो गया। तो देखिए इसके कितने संभव समायवी हैं। एक देखिए ऐसे बनेगा, एक ये ऐसे बनेगा और एक ये ऐसे बनेगा, यानी मिरर के ट्रांसपेरेंट में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सीस फॉर्म है, ये भी सीस फॉर्म है और ये जो अपोजिट है ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि सीस फॉर्म क्या होता है। देखिए जब दोनों ग्रुप एक साइड होते हैं, ठीक है, जैसे ये देख लीजिए ना, ये दोनों, इसमें भी देख लीजिए ये दोनों। ठीक है, जब एक साइड होते हैं तो इनको हम सीस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जब अपोजिट हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे देखिए ये OX है तो इधर एक NH3 इधर है तो एक इधर है, एक दूसरे के अपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कंपाउंड के टोटल कितने पॉसिबल आइसोमर है, 3 है। ठीक है, तो आप लोग 3 पर आंसर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धशिला विक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, देखिए ये एक दे रखा है, ये भी एक दे रखा है और इसका इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशंस करते हैं और सॉल्यूशंस के बाद हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जो सेल है, ठीक है, उसका सेल निरूपण अगर दे देता तो बहुत ही अच्छा होता। जैसा कि देखिए हम सेल निरूपण आप लोग को बना दिए। ठीक है, Zn से Zn2+ में बदला था जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, और Fe2+ से किससे बदला है, Fe में, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन मान दिया था। ठीक है, कैसे पता चलता है कि ये ऑक्सीडेशन है, तो चलिए समझाते हैं। देखिए जब कोई धातु आयन में बदलता है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, देखिए जब कोई धातु आयन में बदलता है तो वह ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन का मान +0.76 दिया था और इसका दिया है ऑक्सीडेशन का मान +0.41 वोल्ट। ठीक है, लेकिन देखिए जब इसी मान को अगर हम रिडक्शंस में बदलेंगे तब मान वही रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। जैसे देखिए ये प्लस था तो ये माइनस में जाएगा, ये भी प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, क्यों रिडक्शन में बदले, क्योंकि सूत्र में हम लोग का ना रिडक्शंस भी आता है। अब देखिए अब हम क्या काम किए, इन दोनों को लेकर के एक सेल बना दिए। ठीक है, एनोड क्या होता है, लेफ्ट में होता है और कैथोड क्या होता है, राइट में। तो इसको R राइट हो गया और L क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, बनता है E0R यानी स्टैंडर्ड माइनस E0L। ठीक है, अब इनके मानों को रख दीजिए। देखिए E0R का मान कितना है, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग का अब कौन सा R हो जाएगा, ये देखिए L हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, R। तो Fe का मान कौन सा है, Fe वाला मान है आपका ये वाला। ठीक है, रिडक्शन -0.41। तो यहाँ पर क्या किए, -0.41 रखें, सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और L का मान कितना है, -0.76। L का मतलब ये वाला देखिएगा, लेफ्ट यानी ये जिंक वाला। ठीक है, तो ये रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप अपने से सोचिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.76, आइए -0.41 घटेगा तो कितना आएगा, +0.35 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, +0.35। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है वो बी क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है। ठीक है, 2 ब्यूटीन की बात करें, ठीक है, कौन 2 ब्यूटीन देता है। तो देखिए इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लेकिन इन ऑप्शनों में कौन 2 ब्यूटीन देता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 2 मेथिल प्रोपीन 2 ऑल है, 2 मेथिल 1 प्रोपिनॉल है, ब्यूटेन 2 ऑल है और ब्यूटेन 1 ऑल है। तो देखिए इसको हम क्लास में भी बताए थे कि जो
H2SO4 का निर्जलीकरण किया जाता है ब्यूटेन टू ऑल के साथ, यही क्या करता है 2 ब्यूटीन देता है। ठीक है, तो इसके चलिए इसके रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग ना देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चंस में कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण निम्न में से अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑल हम बना दिए। ठीक है, और ये सांद्र H2SO4 के निर्जलीकरण करके क्या देता है 2 ब्यूटीन देता है। ये हम अभिक्रिया में भी आप लोग को क्या किए बताएं, तो ये 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला है, और ये ब्यूटेन 2 ऑल का है, और ये सांद्र H2SO4 के द्वारा देता है ब्यूटेन 2 ऑल क्या देता है 2 ब्यूटीन देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए अलग से हम बना के आप लोग को दिखा दिए हैं। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो देखिए लेकलांची सेल है, लेड एस्टोरेज बैटरी है, सांद्रण सेल है, इनमें से कोई नहीं, सभी है। ठीक है, तो देखिए लेकलांची सेल नहीं होगा, सांद्रण सेल भी नहीं होगा, लेड स्टोरेज बैटरी होगा। ठीक है, ये द्वितीयक सेल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2026 में पूछने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। लेड एस्टोरेज बैटरी क्या होता है द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, अगला है हम लोग का निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है सड़नशील। तो देखिए सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक होता है, इसलिए ये सड़नशील होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉलीथीन नहीं होगा, पीवीसी नहीं होगा क्योंकि ये सब प्लास्टिक होते हैं, नायलॉन 6,6 भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2011 का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशंस कर चुके। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से इसका आंसर याद कीजिएगा, ये रिपीट करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और कई बार रिपीट भी किए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर के 2012 क्वेश्चंस पर। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2009, ठीक है, 2010, 2011, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग ख़त्म करने के बाद अब हम लोग शुरू करें 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इससे काफ़ी सारे जो अभी तक पहले के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, उनके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को ना ये जो 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में दिया था इसको हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, ये 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे में देखिए पहला इसमें कह रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। ठीक है, यानी जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O, इसमें सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है इसको बताना। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये ठोस अवस्था का हम लोग का क्वेश्चन है। जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं ना, जैसे मान के चलिए एक गोला यानी एक स्फीयर समझ लीजिए। ठीक है, एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ए को कितने स्फीयर 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 स्फीयर टच करे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। यानी एक स्फीयर को यानी एक परमाणु को जितना परमाणु टच करता है सराउंडेड करके, चाहे जैसे भी एक्स अक्ष में करे, चाहे वाई में करे, चाहे एक्स वाई में करे, या फिर एक्स वाई जेड में करे, किसी भी तरह से करे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए Na2 में क्या होता है, ठीक है, Na2 में क्या होता है कि जो सोडियम होता है इसको ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वह चारों तरफ से, ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन से क्या होते हैं घिरे रहते हैं। ठीक है, 4 ऑक्सीजन से क्या रहते हैं घिरे रहते हैं, जिसके वजह से एक सोडियम कितने ऑक्सीजन से घिर जाता है 4 से। ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है 4 होती है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बी आंसर क्या हो जाएगा सही। लेकिन चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, अगर ये NaCl का अगर पूछ देता तो सोडियम क्लोराइड में Na का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए इसका बताइएगा 6, क्योंकि देखिए एक सोडियम जो होता है ना इसको 6 क्लोरीन क्या होते हैं सराउंडेड के तौर पर घेरे रहते हैं। ठीक है, कितने क्लोरीन घेरे रहते हैं 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा NaCl में
NaCl की अगर बात किया जाए तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और Na2O की अगर बात किया जाए तो इसमें सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5% केन शुगर, ठीक है, जिसका अणु भर दिया है 342, आइसोटोनिक है 1% घोल X के साथ, ठीक है। तो X का अणु भार कितना होगा। देखिए आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिनके परासरण तब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी से इनका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए क्या होगा, परासरण तब बराबर कर दीजिएगा ना। आइसोटोनिक विलयन किसको कहते हैं, वैसे दो विलयन जिनका परासरण तब क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए पाई 1 जो है क्या है, पहला का परासरण तब है और पाई 2 दूसरे विलयन का है, ठीक है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए अगर पाई 1 किसके बराबर हो जाए, पाई 2, यानी पहला विलयन का परासरण था बराबर दूसरे विलयन का। देखिए इसका सूत्र होता है C1RT, क्या होता है, C1RT, और इसका होता है C2RT, ठीक है। यहाँ पर RT कर लीजिएगा। तो देखिए RT से RT क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा C1 बराबर क्या, C2, ठीक है। तो ये देखिए ये सांद्रता को दर्शाता है, जो C होता है ये किसको दर्शाता है, सांद्रता। और इस सांद्रता में हम लोग मोल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मान लीजिए मोल इसका N1 है और इसका मोल क्या है, N2 है, ठीक है। अब इन दोनों को ना आप फॉर्मूले के तौर पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मान लीजिए मोल है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसका दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 5 है, तब 5 कर दीजिए बटा में, ठीक है। इसका अणु भार कितना था, 342, 342 कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। 342 हो जाएगा बराबर, ठीक है। इसका कितना है, 1 है, 1% दिया है, ठीक है। और घोल X के साथ X कर दीजिए, ठीक है। अब इस हिसाब से ना ये कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5X बराबर 342 हो जाएगा, ठीक है। 300 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। X बराबर जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 342 बटा में 5। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 68.4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 68.4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि आइसोटोनिक विलयन होता है तो उसके परासरण तब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके लिए हम लिखते हैं C1RT बराबर C2RT, RT से RT कट जाएगा तो CN बराबर क्या हो जाएगा, C2। और ये मोल के सांद्रता में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2। और ये क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में क्या होगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। उसी प्रकार से इसका N2 का 1 बटा में क्या होगा, X। और इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से X का मान निकालेंगे तो आएगा 68.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3 है वो क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि निम्न में कौन लाइफिलिक कोलाइड, देखे लाइफिलिक कोलाइड हम उसको बोलते हैं जो द्रव से नहीं होते हैं, यानी द्रव को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, यानी द्रव के साथ रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, लायोफिलिक कहेंगे। और वहीं अगर लायोफोबिक कहता तो हम लोग क्या करते हैं, वो द्रव के साथ रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को करते हैं। तो देखिए इसमें है दूध, गोंद, कुहासा, रक्त। तो देखिए इसमें से दूध नहीं होगा, ठीक है, गोंद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कुहासा भी नहीं होगा, रक्त भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए लाइफिलिक कोलाइड जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, गोंद हो जाएगा, ठीक है। इसके और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मान के चलिए ना, जिलेटिन भी देता तो हो जाता, स्टार्च भी देता तो हो जाता, प्रोटीन भी देता तो हो जाता। तो आप लोग लिख लीजिए लाइफिलिक कोलाइड क्या क्या होते हैं, गोंद होता है, जिलेटिन होता है, स्टार्च होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा ना ताकि आपको अभी मत भूलिएगा, और बाकी ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाई जाती है, ठीक है। देखिए किसकी बात की है, धातु का। तो एक क्रम आप लोग को बताते हैं, समझिए। देखिए सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद होता है एल्युमिनियम और फिर होता है आयरन, ठीक है। तो देखिए अगर तत्व पूछता, ठीक है, आयरन हो गया। अगर तत्व पूछता तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को करते, ठीक है। अगर नहीं ऑप्शन में होता तो सिलिकॉन को देखते, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो क्या करते, एल्युमिनियम को। लेकिन देखिए धातु में पूछेगा तो ऑक्सीजन मारिएगा, उपधातु में पूछेगा तो सिलिकॉन, और धातु में पूछेगा तो हमेशा क्या मानना है, एल्युमिनियम। तो अभी कौन सा पूछा है, धातु ही पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने धातु तत्व क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और तत्व कहता तो ऑक्सीजन या सिलिकॉन करते, ठीक है, जो ऑप्शन में पहले देता। इसके बाद हम लोग का है 5वां क्वेश्चन
निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे क्या है शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो देखिए F2 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में F2 है, Cl2 है, I2 है, Br2 है। तो इसके ऑप्शन में हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? F2 यानी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, क्योंकि जानते हैं ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज़्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? ठीक है, देखिए आयनिक विभव का मतलब समझ लिए नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या? अधातु। ठीक है, तो देखिए जितना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास, ठीक है, उसका उतना ही क्या होगा? आयनिक विभव ज़्यादा होगा। यानी समझिए कि ये अधातुओं के इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है? आयनिक विभव निर्भर करता है। जितना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उतना ही उसका आयनिक विभव क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन में दिया है एल्युमिनियम दिया है, फास्फोरस दिया है, सिलिकॉन दिया है, मैग्नीशियम दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें से अधातु के तौर पर हम लोग क्या रखेंगे? फास्फोरस को। और सबसे ज़्यादा ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 15 परमाणु संख्या होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 15 ही होंगे। ठीक है, बाकी में इसमें 13 होगा, इसमें 12 होगा, इसमें 14 होगा, लेकिन 15 इसमें होगा। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, उनका आयनिक विभव भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। या फिर ऐसा समझिए कि परमाणु जितना ही स्थिर होता है उसका आयनन विभव उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। और फास्फोरस क्या होता है? स्थिर होता है, इसलिए इसका अणु सूत्र क्या होता है? P4। तो ये भी आप लोग कारण बता सकते हैं ना, जो तत्व स्थिर होता है, ठीक है, उसका आयनिक विभव सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका अणु सूत्र P4 होता है, जो आपस में क्या होते हैं? बंधे होते हैं और ये स्थिर हो जाता है, इसलिए इसका आयनिक विभव अधिकतम होगा। ठीक है, तो यानी फास्फोरस ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 7 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक की होती है? देखिए आप लोग को हम बताए थे कि ये क्वेश्चंस ना कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार क्या किया गया? रिपीट किया गया, और इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो इसलिए 2026 में जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वीक लिगेंड है और ये भी क्या है? वीक लिगेंड है, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 ही है। ठीक है, तो इसकी जो आकृति होगी चतुष्फलकीय होगी, दोनों का क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय होगी। तो ऑप्शन सी भी सही है, डी भी सही है, तो इसके दो आंसर सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर दे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या है? देखिए हम लोग हाइड्रोकार्बन में 4 प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एक एल्केन का पढ़ते हैं जिसका सूत्र होता है हम लोग का, देखिए इसमें ऑप्शन में भी दिया है, जिसका सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या होता है? 2। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा एल्किल होता है जिसका सूत्र होता है CnH2n प्लस होता है 1। ठीक है, तीसरा हम लोग का होता है एल्कीन जिसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, और चौथा होता है एल्काइन जिसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों हो गया, लेकिन पूछा कौन सा सूत्र है? CnH2n+2। तो देखिए ये एल्केन का है, तो इसके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी एल्केन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट कर दिया, पीछे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिया था। निम्न में कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? ठीक है, तो देखिए Fe हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया। देखिए ये Fe, क्रोमियम और निकल ये 3D श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैग्नीशियम S ब्लॉक का तत्व है, ये 3D श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए कौन संक्रमण तत्व नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निकिल का NiCO4 में ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? ऑप्शन में इसके दिया गया है, 4 होगा कि 2 होगा कि 0 होगा कि 3 होगा। तो देखिए अब बताते हैं, जिसको निकालना हो तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है,
आप प्लस में, अब बताइए CO कितना दिया है 4, तो 4 गुणे कितना करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। इक्वल टू में देखिए इस पर टोटल पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में क्या रख देंगे 0। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर में चल जाइएगा आप लोग को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन और मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी बता देते हैं, देख लीजिए। तो ये x प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर हो जाएगा 0, तो इसका कितना आएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ना जो क्वेश्चंस बैंक 2012 हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या किए सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ना कई सारे वो खत्म हो गए, 2009 का खत्म हो गया, ठीक है, 2010 का भी खत्म हो गया, 2011 का भी खत्म हो गया, और इसमें इस बार 2000 कितना 12 का भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को अभी तक जितना भी बता रखे हैं आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को क्या कीजिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2013 पर। चलिए हम लोग आ गए 2013, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 के सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। देखिए अक्रिस्टलीय भी पूछता है, क्रिस्टलीय भी पूछता है, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे एग्जांपल देते हैं, आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शंस में हीरा, ग्रेफाइट, कांच और साधारण नमक, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पूछा है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच, ठीक है। ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच की जो अनियमितता होती है, ठीक है, वो 3D में होती है, परंतु उनके जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हीरा था, ग्रेफाइट था, साधारण नमक था, ये सब क्या है क्रिस्टलीय ठोस है। और भी इसके ऑप्शन में अगर देता तो देखिए अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल आप लोग ऐसे भी दे सकते थे, ठीक है। अभी बहुत सारा इसका हो जाएगा, जैसे क्वार्टज ग्लास लिख सकते हैं, ठीक है, शर्करा लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी है ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कांच भी लिख सकते हैं, कांच तो दिया ही है, रबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक भी। इसके एग्जाम्पल काफ़ी सारे दे सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस के सब उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा। देखिए ये 2009 का पहला ही क्वेश्चन है, ये आयोटा पर क्या होता है निर्भर करता है, ठीक है। आयोटा इसमें सबसे ज़्यादा K2SO4 का होता है 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर इसका पूरा सोल्यूशन देखना है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, उसका काफ़ी एक्सप्लेनेशन अच्छे किए हैं, ठीक है। तो बोले ही हैं कि आप लोग का ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन से किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक है। आयतन 200 ml है और उसमें विलय पदार्थ जो NaOH वो कितना ग्राम घुला है 2 ग्राम घुला है, ठीक है। तो विलयन की मोलारता होगी, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम बता देते हैं शॉर्टकट में। ये देखिए NaOH है ना, इसका आणविक द्रव्यमान होता है कितना 40, ठीक है। देखिए कैसे निकलता है आणविक द्रव्यमान आप लोग को सबसे पहले हम समझा देते। देखिए ये सोडियम 1 है तो सोडियम 1 गुणे कर दीजिए, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, तो 23 कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस अब ऑक्सीजन 1 है तो 1 कर दीजिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 कर दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है तो 1 कर दीजिए, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है तो 1 होता है, यानी ऐसा समझिए जितना नंबर में होगा उसके परमाणु द्रव्यमान गुणा करते चले जाएंगे और अंत में सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आणविक द्रव्यमान समझ गए कितना आता है 40 आता है। जब ये समझ गए तब बाकी सब निकाल लीजिएगा ना। देखिए ये भी दिया है 200 ml, ए दिया है कितना 2 ग्राम, और डब्लू कितना हो गया इसका 40। तो आप लोग को सूत्र पता ही है क्या होता है, ये बिलियन की मोलारता का सूत्र क्या होता है बड़ा एम कर दीजिएगा, ठीक है। एम बराबर होता है ए गुणे 1000, ठीक है, अब बटा में होता है डब्लू गुणे भी। अब इसको रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ए का मान कितना है 2 है, ठीक है, और भी का मान कितना हो इंटू 1000 पहले कर लीजिए, ठीक है, जो सूत्र में है, और डब्लू कितना आया है 40 आया, और इंटू कितना 200, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा ना तो ये पूरा का पूरा कटने के बाद आंसर हम लोग का आएगा 0.25, कितना आएगा 0.25। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 0.25, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
देखिए द्रवित NaCl क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, ठीक है। देखिए केवल द्रवित बोला है, द्रवित का मतलब गलित बोला है, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि इसमें जल को ऐड किया गया है कि क्या किया गया, ठीक है। केवल द्रवित बोला गया है। तो आप लोग को हम बताए थे कि जब देखिए NaCl को तोड़िएगा ना तो ये टूटेगा Na+ में और Cl माइनस में। तो आप लोग को बताए थे कि प्लस वाला सारा का सारा कैथोड पर जाता है और माइनस वाला सारा का सारा एनोड पर जाता है। तो एनोड का मतलब प्लस और कैथोड का मतलब माइनस। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होता है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है, यानी सोडियम धातु को कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा का सोडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेड भी किया गया, तो इसको ध्यान रखिए। कह रहे हैं कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, यानी 96,500 कूलम का मतलब 1 फैराड है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना ग्राम मान लीजिए तांबा मुक्त करता है, ये दिया है ऑप्शंस में, ठीक है। इतना करेगा, कितना करेगा, कितना करेगा, कितना। देखिए इसका सिंपल सा एक चीज़ है। देखिए जब कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट जो हो गया, ठीक है, ये टूटेगा तो किसमें बदलेगा, Cu2+ में और SO4 2- में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो Cu2+ को, ठीक है, Cu में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। कितनी की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, जिससे ये किस में बदल जाएगा, Cu सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये कह रहा है कि 96,500 कूलम है विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना ग्राम तांबा क्या करेगा, मुक्त करेगा, यानी कॉपर कितना मुक्त करेगा। तो देखिए CuSO4 को तोड़े तो Cu2+ और SO4 2-, फिर Cu2+ हम लोग को मतलब है, तो ये आयन में है, तो इसको ठोस में बदलने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये ठोस में बदल गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आप जानते हैं कि जो तुल्यांकी भार होता है E बराबर फैराडे का दूसरा नियम के हिसाब से, ठीक है। तो ये परमाणु द्रव्यमान A अब आटा में क्या होता है, N, जो कि उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो देखिए कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 63.5, 63 कितना होता है, 5, ठीक है। और N का मान कितने इलेक्ट्रॉन लगा था, 2, तो 2, ठीक है। तो 63.5 में 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 31.76, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शंस बनेगा वो ऑप्शंस बी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं, देखिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ग्राम कॉपर क्या करेगा, मुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग दिया है K बराबर A और B कुछ नहीं दिया, तो मान लीजिए 1 दिया, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखिए कोई भी अभिक्रिया की कोटि होता है, तो देखिए जो ये वेग दिया है ना, ये पावर दिया, उन पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोटि अगर n है तो इसका पावर को जोड़िए 2 प्लस इस पर कुछ नहीं तो कितना 1, तो कितना आएगा 3। तो ये अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 7 पर। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये तो मान लीजिए जनरल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं कि सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोना। सोडियम नहीं पाया जाएगा, जिंक भी नहीं, लोहा भी नहीं, तो क्या पाया जाएगा, सोना। ये मुक्त अवस्था में हमेशा पाया जाता है। ये जल, नमी और या फिर अन्य प्रकार के चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो देखिए आप लोग को बताते हैं, एक हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लिख दिए नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फिर इसके नीचे लेंगे नाना पार्टिकल, मान लीजिए फास्फोरस हो गया, उससे सल्फर हो गया और फिर कल, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप में क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। ये जो है ग्रुप में कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं। और ये ग्रुप में कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो देखिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिनकी ज़्यादा होती हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वही हाइड्रोजन बंधन को बनाते हैं, दूसरा नहीं। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन वाला बनाएगा और फास्फोरस वाला नहीं बनेगा, यानी ऐसा कह सकते हैं कि देखिए NH3 बनेगा लेकिन PH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए H2O में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन SO2 में नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए HF में हो जाएगा लेकिन HCl में
नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन सी HCl। HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि NH3 H2O HF में पाया जाता है, HCl में नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला कार्य कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, देखिए हीलियम के दो मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, एक सूर्य होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत आप लोग भी जानते हैं कि सूर्य हाइड्रोजन प्लस किससे बना है, हीलियम से बना है। ठीक है, तो क्या होगा, हीलियम का मुख्य स्रोत एक तो सूर्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा होता है मोनाजाइट खनिज। दूसरा कौन सा होता है, मोनाजाइट खनिज। इस खनिज से ही हीलियम का मुख्य क्या है, यह स्रोत है। ठीक है, इसी से हीलियम को प्राप्त किया जाता है। तो दो है, देखिए ऑप्शन बदल भी सकता है, मोनाजाइट की जगह पर सूर्य भी दिया है, आगे आप लोग का जब कराएंगे तो इसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ना कि हीलियम के दो होते हैं स्रोत, एक सूर्य होता है, दूसरा मोनाजाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, ये 2009 में आप लोग जा करके अंतिम क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का कौन सा था, डी वाला था। कौन सा था, इसका आंसर डी था, Zn2+, क्योंकि इसके सारे के सारे डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, भरे होते हैं, इसके वजह से इसका गुण क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ना 2013 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, देखिए अब 2014 के जितने भी क्वेश्चन है सब के सब सब्जेक्टिव दिए गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए। तो अब हम लोग 2013 के बाद सीधे हम लोग किस पर आएंगे, 2015 पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2015 उसको भी हम लोग ना अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग तो देखिए ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 28 है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक जो 2009, 10, 11, 12, 13 तक पढ़ चुके हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग केवल आंसर पर टिक करते चले जाएंगे, एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा और एक तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना मुक्त करता है, 31.76 ग्राम तांबा क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, तो ये 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग उसके सोल्यूशंस को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, XeA4 का आकार होता है। ठीक है, XeA4 का आकार क्या होता है, यानी चतुष्फलकीय होता है कि स्क्वायर प्लेनर, क्या मतलब वर्ग समतलीय होता है कि पिरामिडल होता है कि लीनियर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, इसको हम लोग वर्ग समतलीय भी कहते हैं। देखिए जब इसके चित्र को अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो इसके चित्र को हम लोग ना इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ना ले लीजिएगा एक्स को बीच में। ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चित्र हम लोग बनाते हैं और आप लोग इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से दिख रहा है आप लोग को, ये किस प्रकार से दिख रहा है, एक स्क्वायर प्लेनर के तौर पे दिख रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे तल क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा XeA4 का आकार कैसा होता है, तो स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है। ठीक है, लिविस अम्ल देखिए जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या, जिनके पास कमी होता है वही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वैसे चीजें कहलाते हैं लिविस अम्ल। ठीक है, तो देखिए और भी हम लोग लुईस अम्ल को समझ सकते हैं कि देखिए लुईस अम्ल एक प्रकार का ऐसा प्रजाति है जिसमें रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक है, यानी खाली कक्षक होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनमें रिक्त होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए कह रहा है कि सबसे प्रबल लुईस अम्ल, तो एक दिया BF3 दिया है, एक BCl3 दिया है, एक BBr3 दिया है, एक BI3 दिया है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए जितना ही जो सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें गैपिंग होता है, यानी दूरी होता है। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से ना, उनमें इलेक्ट्रॉन रिक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसी गुण के कारण जो होगा BI3 इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, यानी प्रबल इस अम्ल का क्या कौन हो जाएगा इनमें से, Bi3, बोरोन ट्राई आयोडाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 से 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, ठीक है। देखिए एक अभिक्रिया दिया है, ये 11th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे से 2HI बना है और इसका जो साम्य स्थिरांक Kp है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए साम्य स्थिरांक जो है एक नियतांक है, ठीक है, और ये जो नियतांक होता है ना सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, बाकी कोई अभिकारक के प्रतिफल है क्या बना क्या घटा उस पर नहीं करता है, सिर्फ ताप पर करता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है, अभी अभी हम बताए हैं, ठीक ना, 2013 में। इस बार कुछ नहीं है तो कितना लीजिएगा 1। ये कह रहे किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग दिया तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तभी अभी बताए थे कि n बराबर क्या कीजिए, इसका पावर 2 है तो 2 प्लस इस पर कुछ नहीं थे 1, तो जितना पावर होता है उसी को हम जोड़ देते हैं, यही निकल जाता है अभिक्रिया की कोटि। थी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पीछे से रिपीट किया गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चंस को अभी अभी सॉल्यूशन हम किए हैं 2013 में, ये भी 2013 के रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा था हम लोग का, आप लोग को याद है कितना आ रहा था, अभी अभी हम इसको बनाए थे, ठीक है। आप लोग याद है क्या कितना आ रहा था, अगर याद होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। 0.25 आता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ना अभी अभी प्रीवियस ईयर 2013 में ही हम लोग पढ़े हैं कि इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो कौन नहीं बनाता था, इसको भी आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl ना, HCl नहीं बनाता है, बाकी बनाते हैं। देखिए इतना ही नहीं, देखिए ये भी क्वेश्चन इसी में पूछा है, ठीक है, यानी सारा का सारा जो 2013 का क्वेश्चन है ये टोटल के टोटल 15 में रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। अब पूछा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो उसमें क्या पढ़े थे, मोनाजाइट और सूर्य, तो सूर्य नहीं दिया तो इसका कौन सा हो जाएगा, मोनाजाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। देखिए धातु की अगर बात करते हैं और द्रव की बात करता है तो हमेशा क्या होगा, पारा या मरकरी होगा, ठीक है। और वहीं अधातु की बात करता है तो क्या करते हैं, ब्रोमीन करते, ठीक है। तो धातु पूछा है तो क्या करेंगे, पारा या मरकरी लिख लीजिएगा। कभी कभी संकेत भी दे देता है, इसका संकेत होता है Hg भी कर लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक, ठीक है, निम्नलिखित में सबसे क्या कर रहे हैं, कम भास्मिक ना। अब देखिए कम भास्मिक के लिए ना कुछ हम लोग ना रूल नियम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से वही क्वेश्चन है, NCl3 दिया है, ठीक है, NCl3 दिया है, NBr3 दिया है, Ni3 दिया है और NF3 दिया है, ठीक है। तो देखिए भास्मिक और क्या बोलते हैं अम्लीय, ये दो चीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए H+ अगर आयन की बात करिएगा तो ये किससे जुड़ जाएगा, अम्ल से, और OH- आयन की बात कीजिएगा तो ये किससे जुड़ जाएगा, अम्ल से, सॉरी क्षार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूछा है कि सबसे कम भास्मिक कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए हम बता देते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं कर पाता है, ठीक है, वो सबसे प्रबल भास्मिक होता है, ठीक है। और जो आसानी से कर देता है वो क्या होता है, कम भास्मिक होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सबसे कम होगा, वहीं सबसे क्या होगा, कम भास्मिक होगा। तो देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन में हम देखेंगे तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होगा, आयोडीन का होगा, इसलिए सबसे कम भास्मिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा एक मिनट रुकिए, नहीं ऑप्शन सी नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा समझिएगा, कम भास्मिक पूछ रहा है ना, नहीं कम भास्मिक पूछ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये कम भास्मिक था, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा कर लीजिएगा, ऑप्शन डी कर लीजिएगा, NF3। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है H2SO4। देखिए H2SO4 सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, अम्ल होता है, तो ऑप्शन मान लीजिए ए।
अगला 12 क्वेश्चन करे कि निम्न में से हारत होता कहते हैं। ठीक है, देखिए हारत होता होता है और एक नीलत होता होता है। ठीक है, तो देखिए जो CuSO4 इंटू 5H2 है इसी को हम लोग बोलते हैं नीलत होता। ठीक है, और जो FeSO4 इंटू 7H2 है इसको हम लोग बोलते हैं हारत होता। तो हम लोग का कौन सा पूछा है, हारत होता का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही। और कभी नीलत होता का पूछेगा तो ये सूत्र याद कर लीजिए ताकि आप लोग बता पाए। ठीक है, तो हारत होता का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला कह रहे हैं कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। पी ब्लॉक दिया है, एस ब्लॉक दिया है, डी ब्लॉक दिया है, ए ब्लॉक दिया है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको आप लोग रंगीन तत्व भी कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला करें कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किसके विधि द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि दिया है, विद्युत विच्छेदन द्वारा, भर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये नियम पढ़ाए हैं आप लोगों को, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा ही जितने भी सल्फाइड अयस्क है, जैसे मान लीजिए ZnS है, ठीक है, FeS2 है, चाहे कुछ भी मान लीजिए है। ठीक है, तो ये सारे सल्फाइड अयस्कों का संधारण किसके द्वारा किए जाते हैं, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ग्रुप पहला जिसका ट्रिक होता है, हलीना ने किया रब से फरियाद। जैसे मान लीजिए हलीना ने किया रब से फरियाद, तो सोडियम आ गया ना, ये ग्रुप 1 का ही तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से हम लोग ना 15 क्वेश्चन को कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। टोटल 28 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन रिपीट में क्या पूछा है, तत्व पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखना है तत्व पूछा है। ठीक है, तो तत्वों का क्रम आप लोग को बताए थे कि देखिए सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन, ठीक है, फिर होता है क्या, एल्युमिनियम, और तब होता है आयरन। ठीक है, तो देखिए हम लोग का तत्व में पूछा है, सिलिकॉन दिया है लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होना चाहिए, सिलिकॉन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वहीं धातु अगर तत्व कहता तो हम लोग कौन करते, एल्युमिनियम करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालाकाइट अयस्क किसका होता है। देखिए अयस्क का हम पूरा टेबल बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, और इसमें पूछा है कि मालाकाइट अयस्क किसका होता है, तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसमें लोहा दिया है, कॉपर दिया है, जिंक दिया है, सिल्वर दिया है, तब मालाकाइट अयस्क होता है कॉपर का। किसका होता है, कॉपर का। आप लोग इसको याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइड्स का सूत्र होता है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि फिर से रिपीट कर दिया। तो ये बताए हैं आप लोग को क्या होता है सूत्र, ऑप्शन सी, CuFeS2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो सब लोग जानते हैं। देखिए बक्साइट दिया है, हेमाटाइट दिया है, डोलामाइट, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बक्साइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, K फॉर एफिशिएंसिक्स क्या है। देखिए ये जो पूरा का पूरा ये उप संयोजन यौगिक है। ठीक है, इसको हम लोग जटिल लवण भी कहते हैं। ठीक है, जो ये बड़े कोष्ठक के अंदर ये जो कंपाउंड का जो दिया गया तरीका है, ये जटिल लवण या उप संयोजन यौगिक का है। तो ऑप्शन दिया है डबल सॉल्ट नहीं होगा, अम्ल नहीं होगा, भस्म नहीं होगा, तो क्या होगा, जटिल लवण होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका। ठीक है, चलिए अगला है एल्कीन का सामान्य सूत्र। पिछले वाले प्रीवियस ईयर में पूछा था एल्केन का, और इसमें पूछ दिया एल्कीन का, तो सब बताए थे उसमें। तो क्या हो जाएगा, CnH2n एल्कीन का होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, इथेन में कार्बन का संकरण या प्रसंकरण कितना होता है। ठीक है, देखिए इथेन का सूत्र होता है C2H6। जब इसको हम लोग सरियाते हैं तो देखिए CH3 और फिर कर देंगे CH3, ये इथेन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2 कार्बन ले लीजिए। ठीक है, इसको इस पर कितना हाइड्रोजन था, 3 था, 3 सजा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 सजा दीजिए, ये इथेन का हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन का देखिए बॉन्ड गिनिए, 1 2
3 और 4, तो 4 हुआ तो एक एस का हुआ, पी का 3 हुआ, तो क्या हुआ sp3। ठीक है, उसी प्रकार से इस कार्बन का भी देखेंगे तो वही होगा 1 2 3 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा और उसका भी sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो इथेन में कार्बन का संकरण क्या है sp3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए ये रिएक्शंस है ठीक ना, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रावण देता है ना, कैल्शियम फॉर्मेट जो रिएक्शंस होता है उसका शुष्क जो श्रावण देता है वो कौन सा होता है तत्व, कौन सा होता है यौगिक, तो आप लोग को बता देते हैं फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा ना, बहुत बार पूछा है। ठीक है, इसको रिएक्शंस में हम आप लोग को बताए भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा ना, जो कैल्शियम फॉर्मेट का हमेशा शुष्क जो श्रावण देता है वो क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, इसका सूत्र होता है HCH। ठीक है, HCHO होता है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है 22.4 लीटर, नहीं तो मिलीलीटर में करिएगा तो 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें से लीटर में दिया है तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22.4 लीटर। अगला है 25, एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है, ये तो 11th का क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ये बहुत ही, ये 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना बेसिक क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है। देखिए पाई बॉन्ड आप लोग को हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए बॉन्ड होता है 3 प्रकार का, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है और एक क्या होता है ट्रिपल होता है। ठीक है, ये बॉन्ड होता है। अब देखिए इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है पाई बॉन्ड, ये टेबल बना लीजिएगा। देखिए बॉन्ड चाहे कोई भी हो, सिंगल डबल ट्रिपल, इसमें सिंगल बॉन्ड हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा ना। जबकि पाई बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड में 0 होता है, डबल बॉन्ड में क्या होगा 1 होगा और ट्रिपल बॉन्ड में 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके टेबल को क्या कीजिएगा आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, जैसा कि हम आप लोग को बता रहे हैं ना। यहाँ पर आप लोग ना बॉन्ड लिख लीजिएगा और बॉन्ड में आप लोग का 2 तरह का आएगा, एक आएगा सिग्मा बॉन्ड और एक आएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग उतार लीजिएगा ना अच्छे से। तो बताइए क्या पूछा है इथाइन, तो इथाइन को हम लोग देख ले, इसमें पाई बॉन्ड कितना आएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में देखिए अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 होता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड ही आता है। तो इथाइन का सूत्र होता है देखिए C2H2, जिसका हम लोग ऐसा संरचना बनाते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये इथाइन हो गया। ठीक है, तो हम लोग का केवल पाई बॉन्ड बोला है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो सिर्फ एक ही क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाई। ठीक है, डोगरेनर नहीं होंगे, मेंडलीफ भी नहीं होंगे, मेंडल भी नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि कौन बनाए थे मोसले बनाए थे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में कौन क्षारीय भूमि तत्व है। देखिए क्षारीय भूमि तत्व ये होगा ना बेटा मांगे, ठीक है, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी ऐसा समझ लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, ये रेडियम का हटा दीजिए। इतने सारे तत्व क्या होते हैं क्षारीय होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन दिया है नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं रहता। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई तत्व नहीं रहती है। क्वेश्चंस का ऑप्शन क्या दिया गया है गलत दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये आप लोग को बोर्ड में दे दिया जाएगा तो इस क्वेश्चंस को आप लोग कभी मत करिएगा, क्योंकि इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को हम ना पूरा का पूरा 28 क्वेश्चंस बता दिए और ये 2015 का सारा क्वेश्चंस था। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे और इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस याद करके आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो हम आप लोग को जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो बता रखे हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को याद रखिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आप लोग का 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 35 में 35 लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग को 70 क्वेश्चन देगा जिसमें से 35 ही लाना है, तो आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 2016 पर। ठीक है, तो आप लोग को बता रहे हैं कि 2010, ठीक है ध्यान दीजिएगा ना, 11, 12,
13 और 15 का वीडियो जो है एक ही में हम अपलोड कर देते हैं और 2016 और 17 को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सारे वीडियो को अच्छे से आप लोग देख करके सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बोर्ड में आप लोग का अच्छा नंबर आ पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।